नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो राज्य में आयोजित होने वाली यूनिटी मार्च को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इसकी रूपरेखा और कार्यक्रम की जानकारी जो है वो साझा की है। उन्होंने बताया कि ये एकता मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की जा रही है। वहीं ये यात्रा 3 चरणों में संपन्न की जाएगी। इस यात्रा के पहले चरण में देश भर के युवा माय भारत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्रतिभागी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। बता दें कि माय भारत पोर्टल 6 अक्टूबर से सक्रिय किया जा चुका है और दूसरे चरण में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एकता मार्च जो है वो निकाली जाएगी। रेखा आर्या ने जनता से बड़ी संख्या में यूनिटी मार्च से जुड़ने की अपील की है और कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया है। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत नमस्कार, प्रणाम। आप सबका बहुत धन्यवाद कि आज आप इस पीसी के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे। सभी का बहुत आभार। आज की जो ये पीसी है वह विशेषतः एक विशेष प्रयोजन जो आप हम सब लोग जानते समझते हैं कि राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का वर्ष है, वर्ष 2025। 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस होता है और उस जन्म दिवस को भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार पूरे देश भर में और सभी राज्य अपने अपने राज्यों में एकता मार्च के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके निमित्त प्रथम चरण में माय भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर के युवा, देश भर के जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस पद यात्रा में या इस एकता मार्च में, वो माय भारत पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के साथ में उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें, चाहे वो सोशल मीडिया रील की प्रतियोगिता है वो करेंगे, निबंध लेखन करेंगे, क्विज कॉम्पिटिशन्स होंगे और सरदार @150 यंग लीडर्स प्रोग्राम इसमें शामिल होंगे। और ये सब कुछ माय भारत पोर्टल पर हम सबको दिखेगा, मिलेगा और हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चूंकि ये ओपन एंट्री है तो यहाँ पर संख्या कोई सीमित नहीं है, संख्या असीमित है, जितने लोग चाहें। और एज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक ही एज वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सभी स्कूल भी कर सकते हैं, NSS भी कर सकती है, NYK भी कर सकते हैं, महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल भी कर सकते हैं, NCC वाले भी कर सकते हैं, हमारे सभी युवा भी कर सकते हैं। ओपन एंट्री है तो सीनियर्स भी कर सकते हैं, सभी के लिए ओपन एंट्री रखी गई है। और ये हमारा प्रारंभ हो गया है 6 अक्टूबर से। ये माय भारत पोर्टल जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और ये सारी प्रतियोगिताएं उसमें प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें सभी देश भर के और हमारे उत्तराखंड के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा चरण जो है वह स्टार्ट हो रहा है 31 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। तो इस दूसरे चरण में हम लोग राज्य स्तर पर हमारे जो 13 जनपद हैं, इन 13 जनपदों में हम लोग एकता मार्च हम लोग निकालेंगे। और ये एकता मार्च जो है वो 3 दिन की होगी। 3 दिन का मतलब हो गया है कि आप 31 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में 3 दिन, कोई से भी 3 दिन हो सकते हैं, कंटिन्यू 3 दिन नहीं है। आप बीच में ब्रेक दे के जो है आप 3 दिन आप कर सकते हैं। तो हर जनपद में 3 दिन यात्रा रहेगी और यह यात्रा जो है वो 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। और इस यात्रा में भी ओपन एंट्री है। इसमें सभी एकता मार्च में पूरा भारत या पूरे उत्तराखंड के लोग जो है इसमें एकता मार्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार की यात्रा जो है वो 13 जनपदों में 31 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य। तो उत्तराखंड के पेपर लीक मामले में आज जनसुनवाई जो है वो होनी है, जो कि अभी फिलहाल चल भी रही है, जिसकी सुनवाई एकल सदस्यीय जांच आयोग करेगा। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय नैनीताल सेनी न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी इस जनसुनवाई को जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये कार्यक्रम जो है वो राजधानी देहरादून के IRTD ऑडिटोरियम में होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जिसमें बेरोजगार संघ, कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे प्रतियोगी अभिभावकों को आमंत्रित किया गया है। इनके अलावा आपको बता दें खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारी भी जो हैं इसमें मौजूद रहेंगे। तो इसका पत्र भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि पेपर लीक मामले को लेकर किस तरीके से पूरे राज्य में घमासान जो है वो देखने को मिला था। जांच गठन जो है इसमें लगातार चल रहा था। CBI जांच का भी यहाँ पर जो है संस्तुति मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी, जिसके बाद अब जो है इस पूरे मामले में न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जो है जनसुनवाई राजधानी देहरादून में जारी है। तो सीधे हम चलते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अभय कैंतुरा के पास, जो इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सीधे उनके पास चलते हैं। अभय, किस तरीके की जानकारी, क्या अपडेट अब तक जो है जनसुनवाई कहां तक पहुंची है और किस तरीके से अब आगे रणनीति बनाई जा रही है? चलिए फिर से रुख करेंगे हम अभय का, लेकिन आपको बताते चले कि देखिए न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर जनसुनवाई जो है वो जारी है। पेपर लीक मामले को लेकर जो है जनसुनवाई लगातार जारी है। राजधानी देहरादून के IRTD ऑडिटोरियम में जो है इसको आयोजित किया जा रहा है, जहां पर पेपर लीक मामले को लेकर जो है यहाँ पर जनसुनवाई फिलहाल चल रही है। पेपर लीक मामले को लेकर यहां पर जो है जनसुनवाई लगातार जारी है। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जो है यहां पर जनसुनवाई चल रही है। और आपको बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर यहां पर जो है जनसुनवाई जारी है। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जो है आपको बता दें कि ये पूरी बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है, जनसुनवाई जो है वो आयोजित की जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि पेपर लीक मामले से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें अभिभावक हों, चाहे वो छात्र हों, और खासतौर पर बेरोजगार संघ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभा चुका है आंदोलन के दौरान, तो उनको भी जो है यहाँ पर आमंत्रित किया गया। इसी के अलावा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारियों को भी जो है यहाँ पर निमंत्रित किया गया है। तो आपको बता दें किस तरीके से नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जो है ये पूरी जनसुनवाई फिलहाल राजधानी देहरादून में चल रही है। पेपर लीक मामले को लेकर जो है यहाँ पर आपको बता दें पिछले दिनों जो है UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर पूरे राज्य में जो है घमासान देखने को मिला था, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी यहाँ पर देखिए संस्तुति दे दी गई थी CBI जांच को लेकर। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से राजनीति भी तेज थी, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी था, उसी बीच जन सुनवाई की बात जो है अब सामने निकल के आ रही है कि यहाँ पर देखिए पेपर लीक के मामले में अब यहाँ पर जो है जन सुनवाई आयोजित की जा रही है। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में जो है जन सुनवाई चल रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बेरोजगार संघ, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राओं को भी यहाँ पर निमंत्रित किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं अभय क्या मामला है, क्या किस तरीके की अब तक जन सुनवाई हो चुकी है और किस तरीके के निर्णय जो है वो अब तक लिए जा चुके हैं। अब MID वाली डिस्कस कर ली तो वो आदमी के अंदर थोड़ा सा डर लग गया कि मैं इनका सारा काम होके करके चला जाऊं और MID भी लफड़ा कहीं फंस जाए तो वो मैं समझ रहा हूँ इसका वो इंटरनली डर है। और यदि MID का डिस्कस नहीं किए होते तो वो कॉन्फिडेंटली सब कुछ काम कर सकता था। अब वो MID वाला काम हो जाएगा। अबे अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, देखिए मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं आपसे कि देखिए पेपर लीक मामले को लेकर जो जनसुनवाई चल रही है, क्या अहम अपडेट जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं? देखिए अभी ये कह सकते हैं कि जो UKSSC में भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक जो प्रकरण यहाँ पर हुआ था, जिसकी मांग बेरोजगार संघ की तरफ से CBI जांच की यहाँ पर की गई थी, उस पर मुख्यमंत्री की तरफ से CBI जांच की संस्तुति तो यहाँ पर दी गई थी, लेकिन उससे पहले एक SIT का यहाँ पर गठन किया गया था जो इस पूरे प्रकरण की जांच यहाँ पर कर रही थी। साथ ही ये कह सकते हैं कि सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के जो जज हैं यूसी ध्यानी, उनकी अध्यक्षता में एक एकल समिति भी यहाँ पर सरकार की तरफ से गठित की गई थी जो इस पूरे प्रकरण की जांच यहाँ पर कर रही थी। आज उस एकल सदस्य समिति की तरफ से यहाँ इस मामले की सुनवाई यहाँ पर रखी गई थी। अभी ये सुनवाई वर्तमान
वर्तमान में चल रही है। इस पूरे सुनवाई में कह सकते हैं कि जो बेरोजगार संघ के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स में या फिर जो दूसरे ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी छात्र कर रहे हैं वो यहाँ पर बैठा हुआ है और यही कोशिश यहाँ पर चल रही है कि किस प्रकार से इस प्रकरण की जो सच्चाई है वो बाहर आ सके, दोषियों को क्या सजा मिल सके और आने वाले निकट भविष्य के लिए किस प्रकार से इस भर्ती परीक्षा को और पारदर्शी यहाँ पर बनाई जा सके, जिससे युवाओं का जो हक है या युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ अब तक इस पेपर लीक प्रकरण से हुआ था उसको यहाँ पर समाप्त किया जा सके। लगातार उस दिशा में ये कमेटी आगे बढ़ रही है और ये कहा जा सकता है कि आज जो सुझाव यहाँ पर आएंगे उसे एकल सदस्यीय जो समिति है रिटायर्ड जज यूसी ध्यानी के अध्यक्ष वाली को यहाँ पर एकत्र करने का काम यहाँ पर करेगी। किस प्रकार से सरकार को आने वाले समय में भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करना चाहिए उसको लेकर अपने दिशा निर्देश या सुझाव यहाँ पर रखने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। अभी यह सुनवाई चल रही है और ये कहा जा सकता है कि दोपहर बाद तक यानी लगभग 3 से 4 बजे तक ये सुनवाई पूरी यहाँ पर हो पाएगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो सुझाव यहाँ पर दिए हैं वो किस प्रकार के सुझाव हैं और क्या कुछ इस एकल सदस्य समिति की तरफ से आगे अपनी जो जांच रिपोर्ट होगी वो किस प्रकार से रहने वाली होगी। जी अबे देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोचिंग माफियाओं का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा था और उस पूरे पेपर लीक को कोचिंग माफियाओं से जोड़ के जो है वो देखा जा रहा था। ऐसे में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की भूमिका भी यहाँ काफी जरूरी हो जाती है। उस पर किस तरीके से यहाँ अब जनसुनवाई में आगे चीजें बढ़ रही हैं? देखिए, उसमें सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा जो वहां पर छात्र आ रहे हैं उन छात्रों का वेरिफिकेशन ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक ये कहा जा सकता है कि कोचिंग सेंटर्स की जिस तरीके की संलिप्तता इस पेपर लीक प्रकरण में यहाँ पर आई है उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ पुराने जो छात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट से रहे हैं जिनकी तरफ से तैयारी इन भर्ती परीक्षाओं की यहाँ पर की जाती रही है उनकी तरफ से एक ऐसा सेट बनाने का काम यहाँ पर किया जाता रहा है जिससे छात्रों को गुमराह यहाँ पर किया जाता है और उनको पेपर लीक या इस तरह के दूसरे जो प्रकरण है उनमें फंसाने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर होता है। साथ ही जो पेपर भर्ती परीक्षाओं के जो पेपर्स जो पुराने पेपर्स यहाँ पर रहे हैं उनके माध्यम से भी कुछ ऐसे सेट्स तैयार यहाँ पर किए जाते हैं जिससे छात्र गुमराह यहाँ पर हो जाते हैं। तो उस पर नकेल किस प्रकार से कसी जा सकती है उसको लेकर भी सुझाव यहाँ पर मांगे गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भाई आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा करने के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो बहुत स्वागत आपका फिर से एक बार ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। राजधानी देहरादून के डोईवाला थानो क्षेत्र में रायपुर मार्ग पर जंगल से निकलकर एक हाथी सड़क पर आ गया। हाथी ने सड़क किनारे खड़े एक पेड़ को उखाड़कर उसे सड़क पर ही गिरा दिया, जिसके बाद हाथी काफी देर तक पेड़ के साथ खिलवाड़ करता रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वहीं सूचना मिलने पर थानो वन रेंज की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि कुछ देर बाद हाथी खुद ही जंगल की ओर लौट गया था। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जिला प्रशासन संवेदनशील और तेज निर्णय क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो पेश कर रहा है। बरसात के चलते आपदाग्रस्त हुए बटोली गांव को प्रशासन ने रिकॉर्ड 7 दिन में फिर से सड़क मार्ग से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी समीन बंसल ने इलाके का दौरा करने के बाद गांव में बिजली, पेयजल और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की तत्काल बहाली सुनिश्चित की। और आपको बता दें कि इसके साथ तकरीबन 3.79 लाख रुपए के पेयजल और तकरीबन 2.19 लाख रुपए की विद्युतीय लाइन की मरम्मत जो है वो खर्च की गई थी। प्रभावित परिवारों को राहत के तौर पर तकरीबन 4,000 रुपए प्रति माह अग्रिम सहायता भी दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य शिविरों की टीकाकरण अभियान के जरिए ग्रामीणों की चिकित्सा जरूरतों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया। ये कार्रवाई एक सक्रिय और संवेदनशील प्रशासन की पहचान जो है वो बन गई है। तो उत्तराखंड महिला कांग्रेस सब संगठन को सक्रिय और सशक्त बनाने के लिए मिशन में जुट गया है। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने स्पष्ट किया है कि जो कार्यकर्ता या जिला अध्यक्ष संगठन को समय नहीं दे पा रहे हैं उनकी जगह अब नई और सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की ओर जिला समितियों में बदलाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और अगले 15 दिनों के भीतर नए जिला अध्यक्षों की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी।
ज्योति रौतेला ने कहा है कि यह बदलाव पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। महिला कांग्रेस का यह संगठनात्मक विस्तार न केवल नए चेहरों को मौका देगा, बल्कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर संगठन की सक्रियता भी बढ़ाएगा। देखिए, हमारे जो प्रदेश कमेटी में और जिले कमेटी में जो महिलाएं जिलाध्यक्ष हैं और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, अब हम लोग पूरे प्रदेश में पूरे संगठन को चेंज कर रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में भी कुछ चेंजेस हैं और उसके बाद जो जिला और महानगर हैं, जो महिलाएं किसी भी कारण की वजह से अपना टाइम संगठन को नहीं दे पा रही, उन जगहों में नई नियुक्तियाँ हम आने वाले 15 दिन में कर देंगे। उत्तराखंड के जंगलों से एक भावनात्मक और साहसिक कहानी जो है वो सामने आई है। लैंसडाउन वन प्रयास में मालद नदी पार करते वक्त 1 महीने का हाथी का बच्चा तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही वन विभाग ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कई घंटों की मेहनत के बाद उसे सुरक्षित जो है वो बाहर निकाला। घायल हाथी के बच्चे की प्राथमिक उपचार के लिए उसे लैंसडाउन लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेस्क्यू कैंप जो है वो भेजा गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निर्देशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि यह मादा हाथी का बच्चा है और अब उसकी हालत पहले से बेहतर है। डॉक्टरों की टीम उसकी 24 घंटे निगरानी कर रही है और पूरी देखभाल जो है वो की जा रही है। वन विभाग की तत्परता और संवेदनशीलता ने एक नन्ही जान को नया जीवन दे दिया है। कि कुछ समय पूर्व मालन नदी में एक हाथी का बहुत छोटा बच्चा, लगभग 1 माह की जो उसकी उम्र थी, फीमेल बच्चा था, वो बह के आया था और बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था। उसको प्राथमिक उपचार पहले तो लैंसडाउन फॉरेस्ट डिवीजन के स्टाफ ने, जिन्होंने उसको रेस्क्यू किया था, वहाँ दिया गया। उसके बाद उसको कालागढ़ जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है और जो हमारा जो एलिफेंट का जो सेंटर है उसमें लाया गया। वो लगातार उसका इलाज किया जा रहा है। गहरी उसकी चोटें बहुत थी, एक उसमें माइनर फ्रैक्चर भी था। अभी तक का रिजल्ट अगेन बहुत इंकरेजिंग रहा है। जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और जो हमारी टीम है उनके द्वारा उसका लगातार निगरानी और उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया, उसका पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक सामने आ रहा है। घाव भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं और फ्रैक्चर भी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो हमें उम्मीद है कि वो जो बच्चा है वो हम उसको सफलतापूर्वक उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हरिद्वार में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस विभाग ने तबादले किए हैं, जहां एक तरफ एक साथ ही तकरीबन 36 उप निरीक्षकों के ट्रांसफर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा यहां पर किए गए। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने देर रात बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो किया है, जिसमें कई चौकी प्रभारियों और एसएसआई के कार्यक्षेत्र जो है वो बदले गए। एसएसपी ने स्पष्ट संदेश दिए हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना प्राथमिकता है। देहरादून का आईटी पार्क, जो कभी युवाओं के लिए आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपने भविष्य को नई दिशा देने के साथ रोजगार के अवसरों का केंद्र था, लेकिन अब राज्य सरकार ने उसी आईटी पार्क को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बदलकर उसकी मूल भावना को समाप्त कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार अजीत राठी ने दावा किया है कि आईटी पार्क की जमीन को फ्लैट्स बनाने वाली निजी कंपनियों के हाथों में सौंपा जा रहा है, जो बाद में इन्हें बाजार में बेचकर मुनाफा कमाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से उत्तराखंड के हजारों युवाओं के सपनों पर पानी फिर गया है। अजीत राठी ने सवाल उठाया है कि क्या राज्य सरकार की अमूल्य संपत्तियों को 90 साल की लीज पर देकर सरकार ने वास्तव में उत्तराखंड की भावी और पीढ़ियों का अधिकार गिरवी रख दिया है। उत्तराखंड में इन दिनों कांग्रेस पार्टी लगातार सीबीआई जांच की मांग जो है वो कर रही है। मामला चाहे भर्ती घोटाले का हो या फिर सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार का। कांग्रेस की मांग पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा है कि जनता भी विपक्ष को अच्छे तरीके से जानती है, इसलिए 2 बार चुनाव में आईना दिखा चुकी है। ऐसे में विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सिर्फ सीबीआई जांच के नाम पर स्टंटबाजी कर रहा है और 2027 में उन्हें फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। जनता उत्तराखंड की सब जानती है और उत्तराखंड की जनता ने 2 बार कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। और जब कांग्रेस कहीं चुनाव जीतती है तब तो इस प्रकार की बात नहीं करती, तब तो वोट को लेकर के बात नहीं करती। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं तब तो कांग्रेस लोकतंत्र वोट की बात नहीं करती। ये केवल और केवल स्टंटबाजी है, केवल और केवल किस प्रकार से हम जनता के बीच में बरगलाने का काम कर सकें, ये केवल इतनी इनकी इच्छा है कांग्रेस की, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस की इच्छाओं का दमन उत्तराखंड की जनता ने 2 बार किया है
आने वाले 2027 में फिर करने वाली है। कांग्रेस कितने भी हल्ला कर ले, कितने भी आडंबर रच ले, कांग्रेस के हर आडंबर को उत्तराखंड की जनता बखूबी जानती है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।